हेलो दोस्तों, जेपी एसोसिएट्स अधिग्रहण में नीलामी हो रहा था तो अदानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप ने बोली लगाई थी, जिसमें वेदांता ग्रुप का बोली वैल्यू में अधिक थी। इसके बावजूद अदानी ग्रुप को वो नीलामी सौंप दी गई, जिसके विरोध में वेदांता ग्रुप कोर्ट गए थे। ठीक है, जो वेदांता ग्रुप वाले जो है, जो उसके जो चेयरमैन अनिल अग्रवाल सर जी है, तो कोर्ट गए थे। फिर भी कोर्ट से उन्हें निराशा हाथ लगी और सुनने में आ रहा है कि जब ये कोर्ट गए थे इसी संबंधी फेमा से संबंधित ईडी की इन पर कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई है, जो जबकि कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। जरूरी नहीं ये कोर्ट गए हैं उसी बात को लेकर कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। लेकिन मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। ये वीडियो बना रहा हूँ वेदांता ग्रुप की मदद करने के लिए, क्योंकि जहाँ भी गलत होता है मैं निःशुल्क कानूनी सलाह देकर मदद करने का प्रयास करता हूँ। चूँकि मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं नहीं जा सकता, कम से कम मेरा वीडियो तो जा ही सकता है। तो और मेरा वीडियो वेदांता ग्रुप के पास पहुँच जाए तो उनकी मदद हो जाएगी, और आप लोग शेयर भी कर दें तो मदद हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो मदद करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो नीलामी हुआ, जो अदानी ग्रुप को मिला है, वो नीलामी ही रद्द हो जाएगी। किन कानूनों के आधार पर नीलामी रद्द हो जाएगी, ठीक है, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले वेदांता ग्रुप कोर्ट गया था, किन तर्कों के आधार पर वो अपनी बातें रखा था, सीओसी का क्या तर्क था, ठीक है, क्या तर्क था, कोर्ट ने क्या तर्क दिया था, उसका मैंने जीचाट से निकाला है, जो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, और जीचाट से मैंने जानकारी हासिल किया। जो भी डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए जो भी तर्क इनके थे सामने आए, और वास्तव में इन्हीं तर्कों के आधार पर वो कोर्ट भी गए थे और यही समस्या थी। फिर भी इनका काम नहीं हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं जो बात बताने जा रहा हूं, जो कानूनी तर्क बताने जा रहा हूं, उसके आधार पर वेदांता ग्रुप जब दोबारा से कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ठीक है, मेरे बताए हुए तर्कों और कानूनों के आधार पर तो जो नीलामी हुई है, जो अदानी ग्रुप को मिली है, वो रद्द हो जाएगी। क्योंकि जहाँ अन्याय होता है मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो सबसे पहले आप इस वेदांता ग्रुप के तर्कों को देखिए, सीओसी के तर्कों को देखिए, और कोर्ट के तर्कों को देखिए कि इन तीनों का क्या तर्क था, इन्होंने क्या तर्क दिए हैं। फिर इन तर्कों का विश्लेषण करके मैंने कानूनी रास्ता निकाला, जिसके माध्यम से ये जो नीलामी हुई है, ठीक है, जेपी एसोसिएट अधिग्रहण वाली वो रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को आप देखिए कि इनके क्या तर्क थे, तब आपको मेरी बातें समझ में आएगी, मेरी जो भी कानूनी आधार है आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले इनके तर्कों को आप देख लीजिए। इनके तर्कों को हम देखेंगे, फिर लास्ट में मैं अपनी कानूनी जो भी आधार है बताऊंगा कि मेरे द्वारा बताए गए किन तर्कों, किन कानूनी और किस कानून के अंतर्गत उस नीलामी को रद्द करवाया जा सकता। पहले हम इनके तर्कों को देखते हैं कि क्या विवाद था और ये लोग अपना अपना क्या क्या तर्क दे रहे थे और कोर्ट ने क्या तर्क दिया। तो वेदांता कंपनी का पहला तर्क था कि आईबीसी का उद्देश्य वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है। आईबीसी की प्रस्तावना में लिखा है कि संपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण होना चाहिए। हमारी बोली का कुल आर्थिक मूल्य अधिक था, इसलिए हमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। तर्क नंबर 2, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का उद्देश्य क्या था। सीओसी ने पहले से मूल्यांकन मानदंड जारी किए थे, हमने उन्हीं मानदंडों को देखकर बोली लगाई। यदि बाद में किसी और आधार पर निर्णय लेना था तो पहले से स्पष्ट बताया जाना चाहिए था। तर्क नंबर 3, प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, मूल्यांकन का तरीका स्पष्ट नहीं था, स्कोरिंग और अंतिम चयन में विरोधाभास था, इससे बोली लगाने वालों को वास्तविक प्राथमिकताएं समझ नहीं आई। तर्क नंबर 4, अधिक मूल्य वाली बोली को नज़रअंदाज किया गया। यदि अधिक वसूली संभव थी तो कर्जदाताओं के हित में उसी को चुना जाना चाहिए था। वेदांता का मूल प्रश्न यही था कि जब अधिक मूल्य वाली बोली मौजूद थी तो कम मूल्य वाली बोली क्यों चुनी गई। अब सीओसी जो कर्जदाता थे उनका क्या तर्क था। तर्क नंबर 1, केवल कुल रकम ही सब कुछ नहीं होती, हम सिर्फ कुल बोली राशि नहीं देखते, हमें यह भी देखना होता पैसा कब मिलेगा, कितनी निश्चित मिलेगा, योजना लागू हो पाएगी या नहीं। तर्क नंबर 2, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स पहले से मौजूद थी, सभी बोलीदाताओं को समान दस्तावेज दिए गए, किसी को विशेष लाभ नहीं दिया गया, सभी ने उन्हीं नियमों के अनुसार भाग लिया। तर्क नंबर 3, कमर्शियल विजडम हमारी है, बैंक
बैंक और कर्जदाता अपना पैसा वसूल करना चाहते हैं। कौन सी योजना अधिक व्यवहारिक है, इसका निर्णय हम बेहतर कर सकते हैं। तर्क नंबर 4, अधिक बोली बेहतर बोली नहीं। यदि कोई अधिक रकम वादा करे लेकिन भुगतान अनिश्चित हो तो जोखिम बढ़ता है, इसलिए हमने समग्र दृष्टिकोण से निर्णय लिया। सीओसी का मूल प्रश्न था कि क्या हमें केवल सबसे बड़ी बोली चुनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कोर्ट का क्या तर्क था। कोर्ट जाने से पहले वेदांता ग्रुप का एनसीएलटी और एनसीएलएटी के पास भी गई थी। जब इनसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो कोर्ट का क्या तर्क था। तर्क नंबर 1, सीओसी का व्यवसायिक विवेक महत्वपूर्ण है। कानून में कर्जदाताओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। अदालत व्यवसाय नहीं चलाती। तर्क नंबर 2, अदालत का काम सीमित है। अदालत यह नहीं देखती कि कौन सी डील बेहतर है। अदालत यह देखती है कि कानून का पालन हुआ या नहीं, प्रक्रिया निष्पक्ष थी या नहीं, धोखाधड़ी हुई या नहीं। तर्क नंबर 3, सबसे बड़ी बोली चुनना अनिवार्य नहीं। आईबीसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमेशा सबसे अधिक मूल्य वाली बोली ही चुनी जाए। तर्क नंबर 4, पर्याप्त अवैधता साबित नहीं हुई। अदालत को ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए। कोर्ट का मूल प्रश्न, क्या सीओसी ने कानून तोड़ा या प्रक्रिया का गंभीर उल्लंघन किया। अदालत का उत्तर था, हमें ऐसा पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला। यह जो भी ये तर्क है जिस चार्ज से मैंने हासिल किया है, ये जो मिला है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, ये इनके तर्क थे। अब ठीक है, ये इनके द्वारा बताए गए ये तर्क थे जो मैं आपके सामने अभी रखा हूँ। ठीक है, इन तर्कों का निष्कर्ष निकाल कर क्या है, मैंने अपना वाद तैयार किया है वेदांता ग्रुप के मदद के लिए, क्योंकि जहाँ गलत होता मैं वहाँ मदद करता हूँ। ठीक है, अब आगे का मेरा विश्लेषण सुनिए, मेरा कानूनी आधार सुनिए। तो अभी आपने वीडियो में देखा वेदांता जो ग्रुप है, आपने उसके तर्कों को देखा। सीओसी है उसके आपने तर्कों को देखा। ठीक, कोर्ट ने क्या तर्क दिया, आपने उसको तर्कों को देखा। अब ये जो तर्क है जिज्ञासा बता, यही मैटर है, यही सोशल मीडिया में आ रहा है, यही रिपोर्ट में भी है, और वास्तव में और यही तर्क वेदांता ने भी दिया था, कोर्ट ने भी दिया और सीओसी ने भी दिया है। ठीक है, और वास्तव में यही घटना घटित हुई थी और यही सब तर्के हैं। ठीक है, तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना, उन बातों के आधार पर क्या वेदांता ग्रुप का फायदा ही होने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, वेदांता ग्रुप का जो आईबीसी वाला जो एक्ट है उसके अंतर्गत क्या है। ठीक है, उसके अंतर्गत उसने दावा किया था। तो कहीं नहीं कहेगा इनके जो विधिक सलाहकार थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको जानकारी नहीं थी, विद्वान होते हैं जो कानून के, वो भी जानकार, वो भी विद्वान ही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या मिस्टेक यहाँ पर क्या है हुआ है। उन्हें क्या है आईबीसी वाला जो एक्ट है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत न जाकर उन्हें क्या वहां पर क्या जो संविदा अधिनियम 1872 है उसके अंतर्गत इन्हें क्या है, और जब आप सुप्रीम कोर्ट सुने में आया था, ये सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या इनको कोर्ट जाना चाहिए था, न कि आईबीसी के। ठीक है, जो अधिकतम करण वाला जो है कि मूल अधिकतम करण का ये आधार लेकर चले गए थे कि भाई हमने ज़्यादा बोली लगाई थी, उसमें आईबीसी में साफ दिया है कि और वैल्यू क्या है और अधिक है। ठीक है, तो भाई उसे मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, तो ए वाले लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या आपको यहाँ पर जो क्या जो भारतीय का जो संविदा अधिनियम 1872 है ना, उसके अंतर्गत जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है मैंने भी देखा, अब यहाँ पर जो सीओसी वाला इसने निविदा जारी कर दिया, जो भी है अपना इसने क्या जारी कर दिया कि भाई इसको क्या जो जेपी एसोसिएट वाला इसे इसको हम क्या नीलामी करवाना है, और हमारी ये शर्तें हैं, इस आधार पर क्या है भाई हम नीलामी की प्रक्रिया क्या करेंगे, जिनको भी क्या नीलामी में भाग लेना होना है वो भाई क्या अपना डिटेल दे होगा, जो भी अपना फार्म हो अपना भर बोल ले भाई, लाइन में लग जाए, ऐसा ही होता है। तो इसने कर दिया। तो इसमें अब एक चीज बात जो क्या जो विवाद का मुख्य जो बिंदु है कि जो मुख्य बिंदु का है कि वेदांता का कहना है कि हमने अधिक मूल्य लगाया, फिर भी क्या इन्होंने हमें नहीं दिया, अदानी जी को दे दिया। और सीओसी का जो है जो कर्जदाता है उनका कहना है कि भाई क्या है कमर्शियल विजडम, मतलब क्या है हमारी व्यवसायिक विवेक है, हम डिसाइड करेंगे कि
कि कौन सी कंपनी क्या हमारे लिए सही है। इस जो भी निविदा विदा जारी किए हैं, ठीक है, जो भी ये नीलामी हो रही है, इस नीलामी में कौन सी कंपनी भाग ले रही है, तो कौन सी कंपनी हमारे लिए क्या लाभदायक साबित होगी, उससे हमें लाभ होगा, ये हमें चुनने का क्या पूरा अधिकार है। ठीक है, तो पूरा अधिकार है तो भाई हम चुनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें निकल रही है, वेदांता और ग्रुप ने और अधिक मूल्य की बोली लगाई थी। बाद में संशोधन भी सुनने में आया था कि संशोधन भी किया था, जो वो जान गया था कि इनको क्या अधिक मूल्य नहीं चाहिए, इनको यह चाहिए कि कौन जल्दी से क्या भुगतान करेगा। ठीक है, तो इसी बात को लेकर, लेकिन वो बाद में पता चला कि उसका क्या संशोधन का भी समय समाप्त हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है उसने तो लगा दिया कि अधिक मूल्य वाली बात तो आ गई, लेकिन यहाँ पर मेन चीज जो निकल कर सामने आई, यहाँ पर जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसने अपने लिए क्या चुना, इसने चुना कि भाई आप क्या कितने दिन के अंदर क्या कितने जल्दी क्या आप मुझे पैसे मतलब जो भी आप भुगतान कर देंगे, मुझे मूल्य से ज़्यादा मुझे ज़्यादा पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा इसने कर दिया। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है, इसने जो निविदा जो जारी किया था, जो भी अपना होता है, अब बिना संविदा के आधार पर तो ये सब होता नहीं है। किसी भी चीज़ की नीलामी होती है बिना निविदा या संविदा, ठीक है, बिना प्रस्थापना किए क्या आपको क्या कहना पड़ेगा, अब संविदा क्या अब भाई आपको निकालना पड़ेगा, भाई आप संविदा करते हैं, एक प्रकार से होती है, वो संविदा के माध्यम से ही सारे प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। तो उसमें दिया कि हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हर चीज क्या स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्या इसमें जो है सीओसी जो है, ठीक है, जो कर्जदाता है, क्या इन्होंने इस बात का उल्लेख किया था, जिक्र किया था कि हम अधिक मूल्य पर क्या हम फोकस नहीं करेंगे, हमें अधिक मूल्य नहीं चाहिए, हमारा क्या प्राथमिकता इस बात पर होगी कि कौन कम समय में क्या हमें भुगतान करने के लिए क्या तैयार होगा। हम उसमें जैसे जब होता है ना वैल्यूएशन जो मैट्रिक्स है, जिसे वो अंक तालिका जो पद्धति वाली जो बात आ रही है, कि इसमें हो जाता है कि जो मूल्य वाली है दे दिया जाएगा कि भाई उसमें आपको मिल जाएंगे 50 अंक, ज़्यादा जल्दी जिसे आप भुगतान करने पर दे दिया गया, मान लो इसने दे दिया कि भाई आपको मिल जाएंगे 80 अंक या 40 अंक, ठीक है, और भी कर करके ऐसे ही एक तालिका बना दी जाती है। तो उस तालिका के हिसाब से क्या है, उस तालिका के हिसाब से वेदांता ने क्या किया था, उसने नीलामी में भाग लेकर बोली तो लगा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से पता चल रही है कि क्लियर नहीं था, इस बात को लेकर क्लियर नहीं था कि सीओसी को क्या मूल्य में इंटरेस्ट है या जल्दी भुगतान में इंटरेस्ट है। इसने इस बात को क्या कहीं ना कहीं क्या इसको साथ में क्या क्लियर का जिक्र करना चाहिए था। कहीं अब जब भी कहा जाता है ना कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो तो भाई आपको स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या था, स्पष्ट था ही नहीं। यहाँ पर स्पष्ट मतलब कम से कम होना चाहिए। तो अभी जो संविदा अधिनियम 1872 की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहली बात इसमें क्या है, तो इस जो एक्ट है इसका जो धारा 4 है, ठीक है, इसमें क्या संसूचना से जुड़ा हुआ है कि जब भी कोई प्रस्तावना, ठीक है, किसी व्यक्ति से की जाती है, ठीक है, तो उसकी क्या जानकारी क्या है प्रस्तावक द्वारा क्या दी जानी चाहिए। ठीक है, जो संविदा में जो करने के लिए क्या जो प्रस्तावना करने के लिए जो आगे आएंगे, ठीक है, जो उसको स्वीकार करेंगे। मान लीजिए कि आप किसी फैक्ट्री का नीलामी करवा रहे हैं, तो इस बात की जानकारी क्या है लोगों को होनी चाहिए कि आपके आधार क्या हैं, ठीक है, आपके क्या आधार है, किस आधार पर क्या आप नीलामी आप करवाने जा रहे हैं, ठीक है, आप होना चाहिए ना, इस बात की क्या सूचना लोगों को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या धारा 4 का क्या उल्लंघन किया गया है, जिसमें क्या दिया गया है कि क्या संसूचना क्या पूर्ण होनी चाहिए। जो धारा संविदा अधिनियम 1872 का जो धारा 4 है उसमें दिया है कि क्या कि संसूचना क्या पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण को मानी जाएगी कि वास्तविक सूचना जब प्राप्त हो कि आप जो भी आप काम करने जा रहे, जो भी आप निविदा जारी करने जा रहे हैं या संविदा जो भी है आप जारी करने जा रहे हैं, ठीक है, आपके क्या बेस क्या आपके आधार क्या है,
ठीक है, वो होना चाहिए, उसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए। तो आप कॉमर्शियल विजडम का आधार लेकर बाद में आप कह देंगे कि हमारा क्या, कि हमारी प्राथमिकता इस बात पर है कि कौन हमें भुगतान करेगा, हम इस पे फोकस करेंगे। हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि कौन अधिक मूल्य का बोली लगाएगा, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान इस पर है, हमारे लिए यह हितकर है, हमारे लिए यह हितकर अदानी कंपनी हितकर है, क्योंकि अदानी कंपनी क्या अधिक मूल्य नहीं दे रही है। हम इस अदानी कंपनी से इसलिए हम खुश हुए हैं कि यह क्या कम समय में क्या भुगतान करने के लिए क्या यह तैयार हो गई, इसलिए हमें क्या इसके साथ करना है। तो क्या इस बात की जानकारी कि कम समय में आपको कौन मतलब भुगतान करेगा, ठीक है, क्या आपने ऐसी सूचना सभी को जो भी नीलामी में भाग लिए थे क्या सबको थी? जब भी कोई अगर आप प्रस्तावक हैं, आप स्थापना कर रहे हैं, ठीक है, आप संविदा करने जा रहे हैं, आप भाई नीलामी करवा रहे हैं, तो क्या आप संविदा के माध्यम से सारा प्रक्रिया होती है, संविदा वहां पर हो ही करता है, बिना उसके तो वो संभव है ही नहीं। तो क्या सबको जानकारी थी, इस बात की सूचना सबको थी कि इस बात की तो सूचना सबको मिलनी चाहिए थी ना कि आपका क्या प्राथमिकता मूल्य पर नहीं है, आपको मूल्य पर ध्यान नहीं देना, आप अपने आपका हित क्या है, आपका हित यह है कि कौन कम समय में, ठीक है, आपको भुगतान कर देगा। सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको इस पर है। तो जो बोली लगाएगा तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा फोकस इसी बात पर करेगा, इसी बात पर फोकस करके अधिक अंक बतौने का प्रयास करेगा कि भाई इनको ज्यादा मूल्य नहीं चाहिए, इनको सिर्फ क्या, इनको सिर्फ अगर 5,000 करोड़ मिल गया है या 10, मान लेते हैं इनको सिर्फ 10,000 करोड़ मिल गया और एक कम मूल्य पर है क्या, मतलब कम समय में अगर मैंने इनका भुगतान कर दिया तो सिर्फ 10,000 में ही काम बन जाएगा, मुझे इनको क्या 15,000 करोड़ देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब कोई ज्यादा वाला रहेगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं, इनको हम 15, वो 10,000, अदानी जी क्या 10,000 करोड़ दे रहे हैं, हम इनको 15,000 करोड़ दे देते हैं, तो ये टेंडर मतलब ये क्या, इस नीलामी का नीलामी मेरी हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति क्या अधिक ही मूल्य पर वो फोकस करता है। और आईबीसी के एक्ट में भी दिया हुआ है, ऐसा वेदांता भी जी कह रहे हैं और दिया भी है, सिर्फ कहने वाली बात नहीं, दिया भी है। तो उस पर इनका फोकस आ गया तो हो गया। तो कहने का मतलब आप हैं, आप सीओसी हैं, तो आपने जो नीलामी प्रक्रिया शुरू की तो क्या उसकी पूरी जानकारी सबको थी? अब नीलामी प्रक्रिया बिना किसी संविदा के माध्यम से नहीं होता, ठीक है, वो एक संविदा के माध्यम से ही सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसमें क्या बिना संविदा से बाहर जाकर कुछ भी नहीं होता है। आपने क्या किया, आपने अपना जो भी है प्रस्तावना आपने जारी कर दिया कि ये बेस पर क्या इतने से हमारी नीलामी शुरू होगी, हमको ये क्या हमारे ये बेस, हमारे ये आधार हैं, इनका जो भी पालन करेगा मतलब ये क्या होगा, ये जो मतलब जो नीलामी है भाई उसी की हो जाएगी, ये जिस कंपनी की नीलामी हो रही है कंपनी में उसी को दे दूंगा। तो इस बात की सूचना सबको होनी चाहिए थी, सबको नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी जी को इसकी जानकारी थी, अरे उन्होंने कम लगा दिया, तुक्का लग गया तो भाई वो पा गए, लेकिन कोई भी संविदा तुक्का के आधार पर कहने का मतलब थोड़ी ना होता, ठीक है। तो पहली बात क्या है, जो प्रक्रिया होती है, जब भी कोई भी आप प्रस्ताव, जो भी आप कोई भी प्रस्तावना आप जारी कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रस्थापना किसी से आप करने जा रहे हैं तो उसकी सूचना क्या है, संपूर्ण सूचना, क्या पूर्ण सूचना, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पूर्ण सूचना मतलब क्या, पूर्ण सूचना मतलब कोई भी शब्द, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, एकदम क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आपने धारा 4 का उल्लंघन किया, इसलिए उल्लंघन हुआ क्योंकि क्या वेदांता को इस बात की जानकारी थी ही नहीं, वेदांता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपका फोकस अधिक मूल्य पर न जाकर क्या कम समय में भुगतान पर आपका है। तो उसने क्या, तो वेदांता भी इसी तर्ज पर होकर भुगतान के लिए वो तैयार हुआ होता, शायद मतलब हुआ होता, उस मूल्य पर उसका ध्यान नहीं गया होता। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, आपने इस बात को छिपाया, आपने क्या पूर्ण सूचना नहीं दी, ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा का क्यों, धारा 7 का आपने उल्लंघन किया कि क्या, धारा 7 क्या कहता है कि क्या अत्यांतिक होने, कोई भी क्या संविदा क्या
अत्यंतिक होना, मतलब उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में वो किया गया हो। क्या और आपने क्या प्रस्तावना जारी कर दिया, आपने और जारी कर दिया कि मैं यह सामान 10 रुपए में बेच रहा हूं, ठीक है। तो आपको अपने बातों पे क्या अड़िग रहना है कि आप 10 रुपए में ही बेचेंगे। आप ये नहीं कहेंगे क्या कि हमारा कॉमर्शियल विजडम है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको 8 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि यह क्या, ये तुरंत ही अभी मुझे 8 रुपए दे देगा, अरे ये जो है 10 रुपया देंगे, ये बाद में देंगे। आपने आपने क्या, जो संविधान अधिनियम 1872 का जो धारा 7 है उसका भी आपने उल्लंघन किया। एक चीज का इसमें ये होता है कि मान लेते हैं कि हम आपके क्या प्रस्थापना को स्वीकार कर रहे हैं, तो आप जिस रूप में क्या आप प्रस्थापना करेंगे हम उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आपने कह दिया कि 10 रुपए में आप बेचेंगे, तो मुझे क्या है आपको 10 रुपए ही देना चाहिए। आप बोलते हैं कि शाम को 4:05 पर जो मुझे 10 रुपये दे देगा ये कंपनी में उसको दे दूंगा। तो आपने जिस रूप एक पैर पर खड़ा होकर आपने कह दिया कि एक पैर पर खड़ा होकर, ठीक है, एक पैर पर खड़ा होकर 3 जून 2026 को शाम 4:05 पर एक पैर पर खड़ा होकर जो कोई 10 रुपया मुझे देगा, मैं कंपनी का ये नीलामी का उसके नाम कर दूंगा। तो मुझे क्या और आपके प्रस्तावना में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं आऊंगा तो क्या उसी रूप में आऊंगा। 3 जून को शाम 4:05 पे क्या अपना एक पैर उठाऊंगा, एक पैर पे खड़ा होऊंगा और एक हाथ है क्या आपको 10 रुपया दूंगा, क्योंकि आपने इसी रूप में क्या प्रस्थापना किया था, तो मुझे इसी रूप में क्या स्वीकार करना चाहिए। ये हो गया। तो जैसे मेरे ऊपर यह लागू होता है कि आप जिस रूप में कर रहे हैं उसी रूप में मुझे स्वीकार करना चाहिए, मतलब वो बदल नहीं सकता है, मैं उसे बदल नहीं सकता। जब मैं नहीं बदल सकता तो आप भी क्या उसको बदल नहीं सकते, आप अपनी जुबान से भाग नहीं सकते। वो धारा 7 है, आपको भी क्या भागने नहीं देगा, क्योंकि क्या यहाँ तो संविदा हो गई, यहाँ पर नीलामी तो हो गई कि आपने जिस रूप में किया था, तो आपने क्या आपने उसी रूप में किया था। आपने क्या किया था, आपने जारी कर दिया था, मान लेते आपने अंक तालिका जारी कर दिया, ठीक है, जारी कर दिया कि बोली कि क्या वैल्यू पर क्या कह दिया आपने, मान लीजिए कर दिया कि जो पैसा जो वैल्यू जो अधिक मूल्य हो या ना हो, चीज कहने का मतलब जो वैल्यू है उस पर हमने कह दिया कि भाई 50 अंक मिलेगा, जल्दी भुगतान करने पर 7 ही अंक मिलेगा, और ऐसे करके आपने एक तालिका बना लिया और मैंने क्या किया बोली लगा लिया। अब उस बोली में आपके अंक तालिका आपने जो जारी किया है कि इस अंक तालिका आपने बोली क्या आपने जिस रूप में आपने यहाँ पर क्या आपने जिस रूप में बोली लगाया, मतलब क्या आपने प्रस्तावना जारी किया, ठीक, आपने अपना अंक तालिका आपने जारी कर दिया, ठीक है, उसी रूप में मैंने अंक बतौर लिया और मेरा अंक का सबसे अधिक निकल गया, मैं यहाँ पर जीत रहा हूं। तो अब ये क्या ये नीलामी मुझे ही मिलनी चाहिए ना, वेदांता को मिलनी चाहिए कि अदानी जी को मिलनी चाहिए? तो वेदांता को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने जिस रूप में जारी किया था, ठीक है, आपने प्रस्तावना जो जारी किया था, जो नीलामी आपने क्या आपने करवाया था उसी रूप में मैंने उसको क्या स्वीकार किया। और अब बाद में आप कॉमर्शियल विजडम को आप बीच में लेकर आइए कि कॉमर्शियल विजडम है, ठीक है, हम अपने हिसाब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपका कॉमर्शियल विजडम है, लेकिन क्या आप संविदा के नियमों से क्या जो संविदा जो है ना उस एक्ट से आप बाहर जाकर क्या आप कोई भी आप कार्य संविदा नहीं कर सकते, कोई भी आप स्थापना नहीं कर सकते, कोई भी आप नीलामी प्रक्रिया क्या आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब है आप कर ही नहीं सकते, आपका अधिकार नहीं है। कॉमर्शियल विजडम आपको है, व्यवसायिक विवेक आपके पास है, ठीक है आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, कौन सा कंपनी दिवालिया है या नहीं है, आप अपन विवेक का इस्तेमाल करके भाई चुन लेंगे ये आपका है, और मैं आपके शर्तों को पालन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पर सब कुछ तो आए होगा, आप देख लेंगे। मान लेते हैं कि सबका अंक बराबर हो गया, सबका अंक बराबर हो गया, कॉमर्शियल विजडम जो दिया है, जो धारा आईबीसी में जो धारा 30 का जो उपधारा जो 4 है जो दिया है, ठीक है, उसमें ये साफ स्पष्ट नहीं किया कि आपको कॉमर्शियल विजडम ही क्या है आपको प्राप्त ही है। कहने का मतलब कि आपको कॉमर्शियल विजडम ही क्या है आपको प्राप्त ही है। वो सिर्फ क्या उसमें कुछ बातें कही गई है कि आप अपने विवेक का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपके लिए फायदे है मंद होगी या कौन सी सही है या गलत है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। लेकिन
जो नीलामी में जो भाग लिया, जो प्रस्तावना वैध तरीके से आपके प्रस्तावना के शर्तों का पालन कर दिया, आप उसको हटा नहीं सकते। अगर सबका अंक अगर बराबर हो रहा है तो इस सिचुएशन में आप अपना मताधिकार का प्रयोग करके आप देख सकते हैं कि अदानी जी हमारे लिए सही है कि वेदांता जी हमारे लिए सही है, अदानी ग्रुप हमारे लिए सही है कि वेदांता ग्रुप हमारे लिए सही है। वहां पर आप कॉमर्शियल विजडम का प्रयोग करके आप वो नीलामी जिसको आप देना चाहे दे सकते हैं। वो बराबरी अगर वहां पर हो गई है या कुछ किसी में ज्यादा नहीं होता है, कुछ बातें निकल कर सामने आ जाती है कि कुछ कंपनियों में बहुत ज्यादा हो जाता है कि बीच में खराबी शराबी नहीं होता कि कोई दिवालिया अचानक सा हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तो वहां पर आप वहां प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो आपने प्रस्तावना जो जारी कर दिया वहां तो बीच में कॉमर्शियल विजडम को आप लेकर नहीं आ पाएंगे। जो कोर्ट भी कॉमर्शियल विजडम का जो प्रयोग करता है ना, किसी ओसी को कॉमर्शियल विजडम का अधिकार है वो कर सकता है, वो भी सिर्फ कोर्ट का कहा हुआ है, जिसको लेकर लोग चलते रहते हैं, कंपनियां लेकर चलती रहती है। एक बात आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना खुद का दिया हुआ फैसला कई बार पलटा हुआ है, ठीक है। तो कोर्ट के माध्यम से कॉमर्शियल विजडम जो जिसका स्पष्ट किया गया, उसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रस्तावना किसी से कह लीजिए, आप भाग जाइए कॉमर्शियल विजडम कह आप किसी और मुद्दे पे चले जाइए, वहां पर आप कॉमर्शियल विजडम प्रयोग कर सकते हैं। जिसे बराबरी होगी, दोनों में समानता ज्यादा साफ नजर आ रहा है। या फिर और आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया होता कि भाई जो कम समय में और आपने अपने प्रस्तावना को आप ये स्पष्ट किए होते कि कोई कम समय में भुगतान करेगा तो उस पर हमारी प्राथमिकता देंगे। तो कोई मान लेते हैं कोई 2 दिन का समय देता है, कोई 3 दिन का देता है, कोई 4 दिन का देता है, तो आपका कॉमर्शियल विजडम है कि 2 दिन का समय देने वाले को आप करें, वो नीलामी आप उसको दे दें, ठीक है। आप उसके साथ संविदा अपना आवेदन पूर्ण कर लें, निविदा पूर्ण कर लें, वहां उसके लिए है। उसके लिए कोई मान लीजिए तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा कि भाई आपका उद्देश्य है, सूचना सूचना आपको देना पड़ेगा, पूर्व सूचना आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, धारा 4 का उल्लंघन किया, पूर्व सूचना आपने दिया ही नहीं। अंक आपने दे दिया इसके सामने, इतना अंक ये करने पे इतना, ये करने पे इतना। लेकिन इस बात को आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप प्राथमिकता आप किस पर देंगे, आपका मूल आधार क्या है, आपके प्रस्तावना का मूल आधार क्या है। आप पूर्व सूचना देना चाहिए था सबको, लेकिन आपने क्या किया, आपके उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं थे, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं थी, उसमें भी कंफ्यूजन थी। तभी इस हिसाब से है जो संविदा अधिनियम 1872 का जो धारा जो 29 है उसका भी आपने उल्लंघन किया। अनिश्चितता इसमें है, दिया है ना धारा 29 में, अनिश्चितता के कारण और कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उसे संविदा माना ही नहीं जा सकता है। यहाँ पर भी आपका उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है, इसमें कुछ आपने स्पष्ट किया ही नहीं है। तो धारा 29 का भी आपने क्या किया है, धारा 29 का आपने घोर उल्लंघन किया है। चूंकि आपने जो प्रस्तावना जो जारी किया था नीलामी का, ठीक है, आपने जो नीलामी का जो आपने प्रस्तावना जो जारी किया उसमें आपने क्या किया, आपका उद्देश्य ही स्पष्ट, उसमें जितने लोग ठीक है नीलामी में भाग लेने वाले जो थे उनको क्लियर ही नहीं हो पाया कि भाई आप चाहते क्या हैं। बाद में आप अपना इरादा स्पष्ट करते हैं, कॉमर्शियल विजडम का आप सोचते हैं कि कॉमर्शियल विजडम का आप सहारा लेकर आप कुछ भी मनमानी कर लेंगे। तो कॉमर्शियल विजडम शुरुआत में आपको स्पष्ट कर देना होगा, शुरुआत में आपको दिखाना होगा कि भाई आप अपने कॉमर्शियल विजडम जो भी है भाई आप दिखा दीजिए। आपको बोल देना चाहिए था भाई हम जो भुगतान करेगा कम समय में हमारी प्राथमिकता उसी पर रहेगी। तो सबको पूर्व सूचना मिल गई होती, वो अधिक मूल्य पर बोली लगाने पर ध्यान नहीं देता, वो कम समय में भुगतान करने पर ज्यादा फोकस करता, ध्यान देता। तो यहाँ पर अनिश्चित भी नहीं होती, ये एकदम स्पष्ट होता। लेकिन आपने क्या किया, स्पष्ट कुछ किया ही नहीं। आपने जो भी प्रस्तावना किया यहाँ पर क्या किया, उसमें स्पष्टता थी ही नहीं। इस नाते आपने संविदा अधिनियम 1872 का जो धारा 29 है आपने उसका भी क्या किया, उल्लंघन किया, क्योंकि इसमें अनिश्चितता है। आपके जो प्रस्तावना है, ठीक ना, आपने जो प्रस्ताव रखा नीलामी का उसमें उसमें अनिश्चितता साफ दिख रही है। अब कोर्ट ने
तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो, किसी नियमों को तोड़ा है तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या संविदा अधिनियम की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो आईबीसी के, चूंकि आईबीसी एक्ट के अंतर्गत ही क्या ये भी जो भी है नीलामी सिलामी जो भी है कर्ज वर्ज वसूलने मतलब वही वसूलना होता है तो किया हुआ जाता, सबका ध्यान इसी पे लगा हुआ था। तो मैं जो वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल सर जी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर जी जैसा कोर्ट ने भी कहा है और कोर्ट को आप इस बात को जानकारी दे दें कि क्या जो संविदा अधिनियम 1872 है, 1872 का जो धारा 4 है, सूचना पूर्व मिलनी चाहिए, नहीं है उसका उल्लंघन है। अत्यांतिक होना चाहिए, मतलब जिस रूप में प्रस्ताव होता है, प्रस्तावना होती है, जो ऑफर देता है आइए हम भाई इस हिसाब से संविदा करेंगे, उसी रूप में होना चाहिए, नहीं हुआ उसका उल्लंघन है। 29 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता साफ दिख रही है। तो इस हिसाब से क्या है, ये नीलामी का रद्द होने योग है, नीलामी को रद्द किया जाए। अब ये दोबारा से क्या करें, या तो दोबारा भाई चूंकि स्पष्ट थी नहीं तो ये नहीं है कि अब आपको ही मिल जाएगा, दोबारा से जारी करें, ठीक है। अब ये दोबारा से जारी करें तो क्या होगा, दोबारा से जारी होगा, ठीक है। इनको क्या रद्द होना पड़ेगा। तो ये जो हुआ है ना, ये जो नीलामी हुआ ये रद्द हो जाएगा। तो इन आधार पर ठीक है, जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है का जो धारा 4, 7 और 29, इन 3 धाराओं के आधार पर क्या है, यह जो सीओसी का जो अभी जो नीलामी प्रक्रिया हुआ है, जो अदानी ग्रुप को मिला है, यह रद्द हो जाएगी। तो आपको इन आधारों पर जाकर कोर्ट में क्या है, आपको जाकर मांग करनी है कि इन्होंने जो भी प्रस्तावना इन्होंने जारी किया था, ठीक है, संविदा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इन्होंने जारी किया था, इसलिए क्या ये रद्द होने योग्य है, ये अवैध है, वैध है ही नहीं, इसको रद्द होना चाहिए। तो रद्द होगा, फिर से दोबारा से होगा, ठीक है। तो यही है, जहां गलत होता है मैं बताने का प्रयास करता हूं ताकि किसी के साथ क्या अन्याय न हो। खबर मिलती रहती है, तो जब मिलता है तो थोड़ा मैं भी रुचि ले लेता हूं, देखता हूं, थोड़ा इंटरेस्टेड चीज है। तो यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर तो मुझे भी लगा कि भाई यहाँ पर अन्याय तो कहीं ना कहीं क्या गलत हुआ। और यहाँ पर जो कमर्शियल विजडम उसका जो दुरुपयोग होता है, मेरा मेन उद्देश्य का मकसद क्या है कि कमर्शियल विजडम का जो दुरुपयोग हो उस पर क्या रोक लगवाना। आप एक बार प्रस्ताव जारी कर देते हैं तो बाद में कमर्शियल विजडम का क्या है, बात करके उस प्रस्ताव के क्या मूल उद्देश्य को ही आप नहीं बदल देंगे, आप उसको बदल ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आप उसको आप बदल ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वही होता है, वही पर हो रहा था। इस केस में भी क्या वही किया गया है, कमर्शियल विजडम है। मैं ये नहीं कर रहा कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन क्या जो प्रस्ताव आप जारी किए हैं उसकी सूचना, उसकी पूर्ण सूचना क्या है सभी को होनी चाहिए। उस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी को एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, अनिश्चितता नहीं होना चाहिए और स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या स्पष्ट होना चाहिए। और जिस रूप में क्या आप जारी किए हैं उसी रूप में आपने अंक तालिका जारी कर दिया, और जिसने अंक अधिक बतौर लिया भाई उसी को मिलेगा, क्योंकि आपका बेस ही वही था। अब बाद में उसमें आप कमर्शियल विजडम नहीं ला सकते हैं, आप और लाना है तो आपको क्लियर करना होगा कि भाई क्या है आपकी प्राथमिकता किस पर है, ताकि व्यक्ति क्या है अधिक बोली लगा कर अंक बतौने से, उसमें अंक बतौने से ज्यादा क्या करे, कम समय में भुगतान वाला बात में जाकर क्या वो अंक बतौर रहे। जो आप उसको पूर्ण सूचना दिए होंगे, आप पूरा स्पष्ट किए होंगे, अनिश्चितता नहीं होगी, तभी तो यह संभव होगा। तो वीडियो अब ज्यादा आधा घंटा का बन गया, तो कहने का मतलब यही है कि इन आधारों पर जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो धारा 4 है, 7 है और 29 है, इन तीनों धाराओं के आधार पर क्या इस नीलामी को क्या वेदांता जो ग्रुप है, जो अनिल अग्रवाल सर जी हैं, आप इसको रद्द करवा सकते हैं। लोगों की मैं मदद करता रहता हूँ, भले ही मदद करने के बाद हो जाने के बाद कोई मुझे याद करे न करे, मैं अपने क्या कर्तव्यों का पालन कर देता हूँ जहाँ गलत होता है। क्योंकि अगर आप मेरी बात मानकर वाद लाएंगे रद्द होगा तो क्या समाज में एक संदेश भी जाएगा, जो कमर्शियल विजडम का जो दुरुपयोग होता है उस दुरुपयोग पर रोक लगेगी,
तो लोगों का भी फायदा ही होगा। तो यही मैं चाहता हूँ कि समाज में कानून का जो भी परिचय हो अच्छी तरीके से लोगों के बीच में हो, उसमें कोई गलत चीज ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और नए यूजर तो फॉलो जरूर कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वेदांता ग्रुप के किसी भी सदस्य के पास वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो अपनी मदद कर सके। धन्यवाद दोस्तों।